थोड़ी डाउन है, लेकिन क्लास तो खैर होनी है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और फिक्स टाइम पे मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, शुरू कर देता हूँ। द एज ऑफ राम्स सन इज 1/3 ऑफ हिज वाइफ। राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु कितनी है? 1/3 है, ठीक है। द एज ऑफ राम्स वाइफ इज 4/5 ऑफ राम्स एज एंड राम्स एज इज 3/5 ऑफ हिज फादर्स एज। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है और राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ राम्स सन इफ राम्स फादर इज, जो फादर की एज है, राम के फादर की एज है, वो आपको 50 ईयर दे रखी है। आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझना भाई। यहां पर जो दिया गया है, राम के पिता की आयु दे रखी है, ठीक है। राम्स फादर, तो राम्स के जो फादर है, ठीक है, यहां पर राम के जो पिता है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर जो है राम के पिता, अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग क्लास छोड़ के भागना मत। राम के पिता की जो एज है वो कितनी है? 50 ईयर है, यानी कि 50 वर्ष है, ठीक है। यहां पर आप लोग 50 ईयर, ओके। फिर क्या कह रहा है? राम की आयु अपने पिता की आयु की कितनी है? 3/5 है, राम की आयु है। तो राम की आयु अपने पिता की आयु, अपने पिता की आयु कितनी है? 50 है। तो 50 का अगर आप लोग 3/5 निकाल पाएंगे, ठीक है, तो यहां से किसकी एज आ जाएगी? राम की। तो यहां पर राम की एज आएगी, राम की एज कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे राम की एज आ जाएगी 50, और इसका कितना बटे करना है? राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है, यानी कि आप लोग इसका 3/5 कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा? 5 से, यानी कि राम की एज कितनी आ जाएगी? 30 ईयर, ठीक है। राम की एज कितनी आ गई यहां से? 30 ईयर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है। अब राम की जो पत्नी है, राम की वाइफ है, उसकी एज कितनी आ जाएगी? तो राम की आयु की कितनी है? राम की आयु की 4/5 है, यानी कि 30 का आप लोग 4/5 निकाल पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। 5 से ये 30 कितनी बार कटेगा? ये आ जाएगा 6 बार, और 6 × 4 कितना आ जाएगा? 24 ईयर। ये किसकी एज आई है? ये आई है राम की वाइफ की, ठीक है। राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। अब यहां से राम के पुत्र की आयु, राम के जो पुत्र है उसकी एज आप लोग कैसे निकाल पाओगे? तो उसकी पत्नी, यानी कि राम की पत्नी कितनी है? 24 है, और इसका कितना है? इसका है 1/3 है। तो मेरे को एक बात बताओ सभी लोग, यहां से जो राम के पुत्र की एज है वो क्या 8 ईयर आएगी? क्या कितने आ जाएगी? 8 ईयर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो यहां पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ राम के क्या पूछा है? राम के पुत्र की आयु पूछा है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो राम की आयु हमारे पास आ गई है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है, फिर राम की वाइफ की एज आ गई है, और फिर राम के पुत्र की आयु भी आ गई हमारे पास। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अलजेब्रा का एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो, ठीक है। सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा कि आप सभी लोग जानते हैं क्या कि a + b का जो होल क्यूब है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे a³ प्लस के b³ और प्लस के 3ab, और यहां पर आ जाएगा a + के b, ठीक है। चलो, यहां से आप लोग a - b का होल क्यूब आप लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो ये क्या होता है? a³
प्लस के बी क्यूब और माइनस के 3ab और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस के b। क्या सभी बच्चे ये सब जानते हैं क्या? ठीक है, चलो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बता दीजिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब आप लोग निकालो, क्या निकालेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ये वैल्यू आपको पूछी गई है a क्यूब प्लस बी क्यूब, कैसे निकालोगे? तो इसको दो तरीके से निकाला जाता है, ध्यान से समझना। देखिएगा एक होता है a प्लस बी, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा यहां पर ए बी। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगर यहां पर माइनस है यानी कि a माइनस बी है, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। क्या सभी बच्चे ये सब जानते हैं क्या अच्छे से, सही ढंग से? ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है एकदम आसान है। देखो यहां से आपको दिया गया है, पूछा गया है इफ 5 रूट 5 का एक्स क्यूब है और माइनस के 3 रूट 3 का वाई क्यूब है। मेरे को एक बात होता है, क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब है क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब भी है क्या? ठीक है, चलो तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे यहां से आप लोग लिख सकते हो a क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा? आया किसी का आंसर? नहीं आया है। ठीक है भाई, क्यों नहीं आया है? देखिएगा यहां पर a क्यूब यानी कि रूट में 5x और माइनस के रूट में 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब माइनस के b क्यूब और नीचे क्या दे रखा है आपको? नीचे जो आपको दे रखा है वो दे रखा है डिवाइडेड में रूट में 5x माइनस के रूट में 3y, रूट में आपको 5x माइनस में रूट में आपको 5y। यहां पर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है। ठीक है, और यहां पर आपको जो दिया गया है वो दे रखा है यहां से आपको, यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब है भाई। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है? a माइनस के b। कैसे सोल्व करेंगे? देखिएगा यहां पर अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग कैसे निकाल पाओगे? तो आप कहेंगे यहां पर आ जाएगा a माइनस बी यानी कि रूट 5x माइनस के रूट में 3y, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से रखना। अलजेब्रा में फॉर्मूलों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोग याद कर लेना। यहां पर a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? रूट 3, और रूट 3 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3x। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस के ab, ab कितना है? यहाँ पर a की वैल्यू रूट 5 है और b की वैल्यू रूट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट में 15x। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? और नीचे तो क्या चल रहा है यहाँ पर? रूट में 5x माइनस में रूट 5, रूट 5x माइनस में रूट में 3y। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, यहां से आपको a माइनस बी, ये a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 5x स्क्वायर प्लस के 3x। ठीक है, और प्लस के रूट में 15x बचेगा। ठीक है, और इसके इक्वल में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। आपको दिया गया है ax स्क्वायर प्लस के by का होल स्क्वायर और प्लस के cxy आपको दे रखा है। ठीक है, यहां से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? देखो यहां पर है 5x स्क्वायर और यहां पर है ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या मैं यहां से 5 ले सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर है by का होल स्क्वायर कितना है?
बी वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वाई है ना, तो यहाँ पर वाई आएगा भाई। ठीक है, आप लोग मेरे को बता दिया करो। और यहाँ पर आएगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, जब भी तो इन दोनों का मल्टीपल किया है हमने, आप नहीं बताते तभी हमारे पास मिस्टेक होती है। तो ए की वैल्यू तो 5 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो 3y कहाँ से आया, √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर, √3 मतलब 3 ही आएगा, तो यहाँ से 3y स्क्वायर, और 3y स्क्वायर बराबर क्या by स्क्वायर है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 3 आ जाएगी। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 3 आ जाएगी। और यहाँ से है आपको cxy यानी कि c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आपसे कहेंगे कि c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से √15। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या, कि a कहाँ से लिख दिया मैंने, b कहाँ से लिख दिया, और c कहाँ से लिख दिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, 3a यानी कि 3 × 5 प्लस के, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और माइनस के यहाँ पर √15, और यहाँ पर c की वैल्यू भी कितनी है, √15। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस के 3 और माइनस के ये रूट इंटू रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब किसी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 15। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप लोग 15 से ये प्लस माइनस कर जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको बस आपको कंपेयर करना था, और आपको ये फॉर्मूले अगर आते हैं तो आपको अच्छी बात है। फॉर्मूले और भी थे, मैं आपको डेली डिस्कस करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 12। 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 11 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर्स इज 10, देन फाइंड आउट द लास्ट नंबर। आपसे सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर पूछा गया है। कैसे सोल्व करेंगे, सोच कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। देखो यहां पर 20 संख्याएं हैं। ठीक है, 20 संख्या में से 12 संख्या तो ये है और 7 संख्या ये है, तो 12 और 7 कितने होंगे, 19। कितने हो गए, 19। हमें 20 संख्याओं का एवरेज चाहिए, यानी कि लास्ट जो नंबर बचा है वो कितना बचा है, 1 नंबर बचा है, क्योंकि 19 संख्याओं का तो ये एवरेज है आपके सामने, 12 संख्याओं का ये है और 7 संख्याओं का आपके पास में ये है। ठीक है, तो अगर 12 संख्याओं का है, 7 संख्याओं का है, तो 19 का तो एवरेज हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 का एवरेज चाहिए, तो 1 का एवरेज कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझना। पहली जो 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, आप कहेंगे 11 है। पहली जो 1 मिनट ऐसे समझाता हूं, ये 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 12 है। 12 संख्याओं का एवरेज 11 है, और यहां से 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 10 है। ठीक है, चलो यहां से मेरे को एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर जो एवरेज है वो कितना है, 12 है, और नेक्स्ट 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 11। कम हुआ कि ज्यादा हुआ, आप कहेंगे कमी हुई। कितने की कमी हुई, आप कहेंगे 1 की कमी हुई। 1 की कमी अगर 12 संख्याओं पे, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि -1 इंटू कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, -1 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, तो यहां पर देखो 20 संख्याओं का 12 है, यहां पर जो 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो यहां से इससे कम है कि ज्यादा है, आप कहेंगे यहां पर ज्यादा है। तो ज्यादा है कितना, आप कहेंगे
12 होना चाहिए था, 10 है, यानी कि 2 कम है। अगर 2 एवरेज कम है और 7 संख्याओं का कम है तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 इंटू 7 हो जाएगा क्या? ठीक है, और मैं जो लास्ट वाला नंबर है उसको मैं x मान लेता हूं, और एक नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो एक नंबर का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 12। ठीक है भाई, चलो तो यहां से ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 12 माइनस के 14 प्लस के x और बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 12 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 26। 26 और 12 कितना हो जाएगा? 38। तो x की वैल्यू, क्या सभी लोगों का आंसर है वो क्या 38 आया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। कितना आया है आंसर? देखो आपको अगर ऐसे करना है तो 20 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? 20 इंटू 12। ठीक है, माइनस कर देंगे, देखो 20 इंटू तो आप लोग 12 कर देंगे। ओके ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? 12 इंटू 7 कर देंगे, और प्लस के यहाँ पर सॉरी 12 इंटू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 10 हो जाएगा। तो 7 इंटू 10, जब आप लोग इसको भी सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 38 ही आएगा। लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को समझ में आएगा तब जब आप लोग डेली क्लासेज देखेंगे। क्या सभी अच्छे से समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके डीआई का क्वेश्चन आ गया है, सोल्व कीजिएगा, आंसर दो। क्वेश्चन है, इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर चार्ज। आपको लेबर चार्ज पर कुल व्यय बताना है, परसेंटेज में ही बताना है। इसका मतलब रियल वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि 4,50,000 का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। चलिए यहाँ पर जब आप लोग देखोगे लेबर चार्ज, तो लेबर चार्ज के लिए है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यानी कि थोड़ा वाइट डार्क है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से 108। कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ से? 108 दे रखी है, और टोटल कितना है ये है 3672, यानी कि ये है 360 है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपके सामने यानी कि 108 डिग्री है लेबर चार्ज में, कितने में से है? आप कहेंगे 360 में से है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अगर प्रतिशत के लिए पूछा है तो 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सोल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहां से 0 से 0, और 36 से कितनी बार कटेगा? ये 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 0, क्या सभी बच्चों का आंसर है वो क्या 30% आया है क्या? कितना आ जाएगा? 30%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उससे पहले क्या आप लोग जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड आप लोग जानते हैं क्या? ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, यानी कि अगर आप लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही यानी कि ए इधर भी जा रहा है और बी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, तो अगर ए भी इधर जा रहा है और बी भी ऐसे ही जा रहा है सामने, तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड है हम लोग वो माइनस करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से अगर कभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ए तो इस साइड जा रहा है और बी इधर से वापस आ रहा है, तो इस केस में हम लोग जो है रिलेटिव स्पीड के लिए यानी कि ऐड कर देंगे। स्पीड को हम लोग अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर दो, एकदम आसान है भाई। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और कभी अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए आप क्या कर देंगे? डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड कर दोगे, और अगर कभी आपको यहाँ से टाइम चाहिए तो आप क्या कर देंगे? डिस्टेंस में
स्पीड से डिवाइड कर देंगे। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं इस बात को? ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं और एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो, टू फ्रेंड्स है ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टू डिफरेंट सिटीज लोकेटेड एट 40 किलोमीटर। दो मित्र है, ठीक है, 40 किलोमीटर दूर के दो भिन्न शहरों से एक ही समय चल रहे हैं। यानी कि रिलेटिव स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। देखते हैं, शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं एक दूसरे की ओर, यानी कि एक तो इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग डिस्टेंस को है रिलेटिव स्पीड वो हम लोग ऐड कर देंगे, रिलेटिव स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहां से जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। आपसे पूछा गया हाउ मच टाइम, आपसे टाइम पूछा गया, तो टाइम के लिए मेरे को एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है? डिस्टेंस कितनी है टोटल, आप कहेंगे 40 किलोमीटर है। चलिए, डिस्टेंस कितनी है, 40 किलोमीटर है, और यहां से जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, ये है वो आ गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं आंसर। देखो, अगर इसको मैं काटना चाहूँ 4 से तो ये 10 बार कटेगा, और 4 से काटना चाहूँ तो ये 3 बार। 3 से 1/3, अच्छा इसमें 3 से 1/3 आगे सोल्व नहीं किया, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो, जब से आप लोग सोल्व नहीं करेंगे भाई, क्लास देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपको बात कड़वी लगे, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, द एलसीएम ऑफ 4 नंबर इज 117 एंड एचसीएफ ऑफ ईच पेयर इज 3, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। 4 संख्याओं का एलसीएम है वो कितना है, 117 है, ठीक है। उनके प्रत्येक युग्म का जो मैसा है यानी कि जो एचसीएफ है वो आपको 3 दे रखा है, तो उन सभी संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है। सोल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, 4 संख्याएं हैं, यानी कि वो संख्याएं हो जाएगी n1 इंटू n2 इंटू हो जाएगी n3 और इंटू हो जाएगी n4। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या, n1 n2 n3 n4, और इसका ये क्या यहाँ पर सभी जो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एलसीएम होता है। और वो यहाँ से कितना दे रखा है आपको, यहाँ से आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 117 आपको यहाँ से दे रखा है। चलेगा, ठीक है भाई। देखो, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? यहां से समझने की कोशिश करना। देखो, 4 संख्याएं हैं, मैं n1 n2 समझाने की कोशिश करता हूं, n3 और यहां पर है n4 है, ओके। कितना है, n1 n2 n3 और n4 है। आप सभी लोग जानते हैं जो संख्या हम लोग HCF इंटू संख्या हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो HCF कितना है, यहाँ पर 3 है, तो मैं जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको क्या 3 इंटू ए लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल। नंबर सेकंड है, यानी कि सेकंड संख्या है, उसको आप लोग 3 इंटू बी लिख सकते हो। नंबर 3 है, उसको आप लोग 3 इंटू सी लिख सकते हो, और नंबर 4 है, उसको आप लोग 3 इंटू डी लिख सकते हो। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 की आपको वैल्यू पूछी गई है, ठीक है।
ओके। और यहाँ से जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से जो एलसीएम होगा भाई वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और बराबर कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं कि एलसीएम होता है वो इन सभी का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। ओके चलो अब देखिएगा, ध्यान से समझना। यहां से अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 3 में यहां से आपको जो सोल्व करना है वो करना है, अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 दूनी 6 और 9 तीस 27, तो क्या मैं आपको 117 को क्या 3 इंटू 27 लिख सकता हूं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, देखो यहां पर 27 इंटू 3 लिख सकता हूं। 27 कहां से आया, मैंने क्या किया, 3 में भाग दे दिया, 3 में भाग दिया है तो ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से 27 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना अच्छे से आप लोग, देखो आज क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। यहां पर ये जो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू है ये कितनी है, तो आप कहेंगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी डी की वैल्यू है वो कितनी है भाई, वो है यहां से 117। कितनी है, 117। तो आपको कुछ नहीं करना, 27 को 117 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को। आपको यहां पर 4 संख्याएं दे रखी है, उनका एलसीएम 117 है और उनका जो एचसीएफ है वो 3 है, ठीक है। तो यहां पर मैंने माना नंबर फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या और फोर्थ संख्या। आप सभी लोग जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वो इन संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो एलसीएम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 117 दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, 117 के लिए यहाँ पर अगर 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 3 से अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 27। अब 27 तो ये आ गया, और इसका जो मल्टीपल है यानी कि 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 117 क्वेश्चन में है। तो हमने सोल्व कर लिया, आंसर निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोम्बस के मैं आपको डेली क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिएगा। देखो एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब कभी भी एंगल 30 डिग्री हो, ठीक है, मैं आपको डेली सिखाने की कोशिश करता हूं। यह 90 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना 30 डिग्री के पास वाली जो साइड है वो हमेशा √3 होगी। कितनी होगी, √3 होगी। ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ऐसे समझो, अगर बड़ा नंबर बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई, छोटा नंबर बनाना है तो √3 से भाग कर देंगे। एक क्या है, समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है। चलो ये एक रोम्बस है और ये इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये डायगोनल काटते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो डायगोनल्स है, अभी बताता हूं भाई 27 कहां से आया, ठीक है ना। 27 बता रहा हूं, पहले इक्वेशन कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, ये एंगल बाइसेक्टर वो करता है। यानी कि एंगल अगर 60 डिग्री है तो मेरे को एक बात होता है कि ये भी 30 डिग्री होगा,
और क्या ये भी 30 डिग्री होगा क्या? ठीक है, और आपको एक साइड है वो कितनी दे रखी है? 28। ओके, तो यहाँ से अगर साइड 28, तो यहाँ पर जो विकर्ण है डायगोनल है वो यानी कि ये भी 14 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बताना भाई। क्या बात बताएंगे? आप सभी लोग जानते हैं कि 30 डिग्री के पास वाली जो साइड है वो हमेशा √3 होती है। 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3 होती है। तो अगर ये √3 की वैल्यू है तो क्या ये 14 √3 होगी क्या? अगर ये 14 √3 होगी तो ये भी कितनी हो जाएगी? 14 √3। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है यहाँ पर बड़े विकर्ण की लेंथ। तो बड़े विकर्ण की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 14 और 14 28, 28 √3। और 28 √3 किसी का ऑप्शन आया है ना? क्वेश्चन का आंसर आया है? नहीं आया है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि ये 27 कहां से आए। देखिएगा भाई, 27 यहां से आए हैं। आप क्या करोगे? यहां पर आपको एलसीएम है वो कितना दे रखा है? 117 दे रखा है। कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। यहां पर आपको एलसीएम है वो कितना दे रखा है? 17। और आप सभी लोग जानते हैं कि इनका मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, यही आपका एलसीएम होता है। क्या इस बात को आप लोग समझते हैं अच्छे से? ये जो है इन सभी का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है यानी कि 3 × A × B × C × D, ये एलसीएम होता है। अगर आप पिछली क्लास में पढ़े हैं तो मैंने कुछ नहीं किया। 3 × A × B × C D और इक्वल में कितना आया है? 117 आया है। इस बात से आप लोग सहमत हैं? ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से जब आप लोग ABCD की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ABCD की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो ABCD की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप करेंगे, अगर ये बराबर में है तो यहाँ पर ये 3 है तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखिएगा 3 × A × B × C × D है। ठीक है, और इक्वल में आपको 117 दे रखा है। तो यहाँ से एक बात होता है, A × B × C × D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 117 में अगर हम लोग 3 का भाग दे देंगे तो कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। क्योंकि देखो 3 तिया, एक मिनट, अच्छा, गुड क्वेश्चन है। ठीक है, 27 × 3। देखिएगा, आप लोग सही पूछ रहे हैं और इसका मैं जवाब देने की आपको कोशिश करता हूं। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया भाई, इधर देखना। ठीक है, यहां पर यह है 3 × A × B × C × D है और इसके इक्वल में कितना है? 117 है। यही है। तो 117 को आप लोग कितना लिख सकते हो? तो 117 को क्या मैं कितना लिख सकता हूं? अगर यहां से 117 को क्या मैं 27 × 3 लिख सकता हूं क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ। ठीक है, यहां पर, हाँ एक मिनट पेशेंस। ठीक है, आज तबीयत डाउन है। ठीक है, लेकिन समझिएगा 3 × A × B × C D की वैल्यू कितनी है? 117 है। ठीक है आप मेरे को एक बताओ, तो 117 को आप लोग क्या लिख सकते हो 3 की फॉर्म में? तो आप कहेंगे 3 को हम लोग 117 को हम लोग लिख सकते हैं 27 × 3। 27 × जब आप लोग 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तब भी नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 39 करता हूँ, कैसे आएगा भाई? 39 × 3 आप लोग करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 9 × 27, हाँ ठीक है। और आप क्या करोगे? 39 को, इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से, डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्क्स कर दो इसको। ठीक है ना? चलो, ये समझ आ गया सभी को कि 28 रूट कहां से आया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ऑन ए सर्टेन डेट, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले
सफलता दर कितनी है, 60% है। ठीक है, यानी कि भारत है वो हार रहा है और पाकिस्तान जीत रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। ठीक है, कौन हार गए भाई, पाकिस्तान हार गए, और उनकी जो सफलता दर है वो गिरकर कितनी रह जाती है, 30% रह जाती है। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या आपको बतानी है। यहां पर जो पाकिस्तान के मैच की सफलता दर है वो कितनी है, 60% है। ठीक है, और यहां से जो भारत की जो दर है वो है 0% है, क्योंकि कोई भी मैच नहीं जीता है। ठीक है, और यहां से जो दोनों की, यानी कि वे भारत से अगले 30 दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी जो सफलता गिरकर अब 30% रह गई, किसकी, पाकिस्तान की। सोल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखो आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइम देने लग जाता हूं। ठीक है, चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा, मैं आपको टाइम देता हूं, सोल्व कीजिएगा। जिन भी लोगों ने चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और क्लास को लाइक तो करना ही है। देखिएगा, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर कितनी है, 60%। किसकी है भाई, पाकिस्तान की जो सफलता दर है वो कितनी है, 60% है। ठीक है, वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, यानी कि पहले तो जीत रहे थे, अब हार गए तो यानी कि अब जो सफलता रेट है वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 0% हो जाएगी। 60% यानी कि 100 में से 60%। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लगातार हार गए और उनकी जो सफलता गिरकर कितनी हो जाती है, 30% हो जाती है। यानी कि पहले सफलता दर 60% थी, आगे 0% हो गई, और अब जो है वो सफलता दर कितनी हो घट के हो जाती है, 30% घटकर हो जाती है। क्या आप यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं लगा सकते क्या, रेशियो वाला कंसेप्ट? तो यहाँ पर आ जाएगा 30%, और यहाँ पर 60 में से 30 आएगा तो 30%। ठीक है, यहाँ से जो आया है, यहाँ से जो रेशियो आया है सफलता दर का वो 1 और 1 आया है, भारत का भी 1 आया है, यानी कि पहले भी एक मैच जीत रहे थे और अभी भी एक मैच जीत रहे, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। अगर हार गए हैं तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 30 की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है, हार गए यानी कि 1 की वैल्यू है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, 1 की वैल्यू आपसे पूछा गया। तो यहाँ से कितने हो जाएगा, 30 मैच। 30 मैच तो टोटल नहीं है, 30 मैच तो वो है जो पाकिस्तान हारा है। ठीक है, और टोटल अगर मैच जो हुए हैं टोटल तो 30 तो ये है और 30 ये है, तो जो टोटल मैच हुए होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 30 प्लस के 30, और आंसर कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नंबर सिस्टम का है, एकदम आसान है, समझिएगा। देखो किसी भी पावर को हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो किससे करते हैं, 4 से। समझिएगा, जैसे आपको दिया गया है 2 की पावर इधर
आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो जब तक, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। 2 की पावर 11 है और माइनस के यहाँ पर 2 की पावर क्या है, क्यूब है। 2 की पावर 11 है और 2 की पावर यहाँ पर क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर पावर में किसका भाग देते हैं? तो आप कहेंगे पावर में हम लोग जो भाग देते हैं वो देते हैं 4 का। किसका भाग देंगे? 4 का। अगर 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि कितनी बचेगी? तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3 और माइनस के यहाँ पर है 2 की पावर 3। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ से मैं पूछूं कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट इसमें 8 होगा और इसमें भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। इफ x इज ए रियल नंबर, x की पावर 11 है, x की पावर कितनी है, 11 है, और माइनस के x की पावर कितना है, क्यूब है। ठीक है, और इसके इक्वल में आपको दे रखा है 2 6 2 6 है, 2 6 है और 2 6 है। चलिए, तो आपसे पूछा गया x के कितने मान हो सकते हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। देखिएगा, तो यहाँ से x की पावर 11 है, x की पावर क्यूब है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो x की पावर निकाल लेता हूँ। तो x की पावर यहाँ पर किससे डिवाइड करूँगा मैं? 4 से। जब 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आएगा x की पावर क्यूब, और माइनस के यहाँ पर है वो आ जाएगा x की पावर क्यूब। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो मेरे को एक बात बताओ कि यूनिट डिजिट है वो क्या 6 आ सकती है क्या? आप कहेंगे नहीं आ सकती है। क्या दोनों की अगर पावर सेम है और दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर बताया ना मैंने, 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब, तो ये भी 8 है यूनिट डिजिट, ये भी कितना है, 8 है। तो 8 में से अगर 8 जाएगा तो मेरे को एक बात बताओ कि 0 ही आएगा क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा? 0। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका पार्टनरशिप से। देखिएगा, ए बी सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4 5 और 7 है। ठीक है, ए बी सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, सी इज स्लीपिंग पार्टनर, सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। सी स्लीपिंग पार्टनर है और अतः उसका जो हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता है तो। ठीक है, इफ दे मेक 36,000 प्रॉफिट ऑफ विच इज 25% इज रीइन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसमें से वो 25% वापस रीइन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपसे पूछा गया बी का कितना मिलेगा हिस्सा। सोल्व कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, कई बच्चों को ये क्वेश्चन है ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। देखिएगा, यहां पर है ए, यहां पर है बी और यहां पर क्या है भाई, सी है। ए बी सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 अनुपात में निवेश किया। इसने 4, इसने 5 और इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 7। ठीक है, चलो, सी क्या स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका जो हिस्सा है उस हिस्से का आधा होगा। उस हिस्से का क्या होगा, आधा होगा। अगर आधा होगा तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इसका आधा होगा क्या? सी का आधा होगा, ये कह सकता है बी का आधा होगा, या कह सकता है ए का आधा होगा, या कह सकता है ए का 3/4, बी का 5/6, सी का 1/7, कुछ भी हम लोगों से कह सकता है। क्या सभी अच्छे से समझ पाए हैं? चलो, तो यहां से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो अगर यहां पर कुछ भी नीचे वैल्यू है, सपोज करो 5 के नीचे होता 2, तो हम लोग 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करते और 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करते।
ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 2 को जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8। 2 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10, और यहां पर तो 7 ही आएगा। कितना आएगा भाई? 7 ही आएगा। अब यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या आ गया है? प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया गया है, जिसमें से 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था? तो आप कहेंगे 36,000 हो रहा था। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा था भाई? 36,000। लेकिन उसमें से 25% वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। तो इसका 25% निकालो। तो 25 से कितनी बार कटेगा? ये 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा? ये 9 बार। यानी कि 9,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए 36,000 में से। अगर 9,000 इन्वेस्टमेंट कर दिए 36,000 में से, तो अब जो प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा है? तो 36,000 थे, 9,000 वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिए, यानी कि अब जो प्रॉफिट बचा है वो बचा है 27,000। कितना बचा भाई? 27,000 बचा है। आपसे क्या पूछा गया है? बी को कितना मिलेगा? क्या आप लोग इन रेशियो में 8:10:7 में क्या 27,000 को नहीं बांट सकते? बिल्कुल बांट सकते हैं। अगर यहां से आपके लिए ए के लिए पूछे, सॉरी बी के लिए पूछ रहा है ना, तो यहां से टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 27,000 है। अपॉन में रेशियो का टोटल 8 और 10 18 और 7 25, और किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? 10 की वैल्यू पूछी गई है। तो ये 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 5 से ये 5 बार, ठीक है। और ये कितनी बार कटेगा? 27 दूनी 54। 54 को इसको भी आप लोग 10 बना लो, और इसको भी आप लोग 10 बना लो। तो 27 × 4 जब आप लोग करोगे तो आएगा 10,800। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सोल्व कीजिएगा, आंसर दो। ठीक है, अब देखो इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको 0.25 ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स का कितना है? 0.25 है। ठीक है, और यहां पर जो आपको दिया गया है वाई का 30% है, ये वाई का 30% हो जाएगा। एक्स का 0.25 है, वाई का 30% है। यहां से आप लोग पॉइंट को हटाओगे, नीचे डबल जीरो आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल में है तो ये दोनों कट जाएंगे क्या? कि 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, और 5 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो यहाँ से आ गया है 5x इक्वल में 6y। तो x और y की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 6/5। अब आपसे क्या पूछा गया है? 2x प्लस के y, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6, और प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर है कितनी? 6, माइनस के 3 इंटू, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 17/3, 17/3। ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी बच्चों का आंसर आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझने की कोशिश करना भाई क्वेश्चन को।
देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स रुपीज, ठीक है। एक वस्तु एक्स रुपए में बेची जाती है। इफ इट इज सोल्ड एट 33 ऑफ दिस प्राइस, यदि इस कीमत के 33/3 पर इसे बेचा जाए प्रॉफिट ना लॉस, कुछ नहीं दिखा रखा इसमें, ठीक है। अगर 33/3 पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है, ठीक है। जब इसे एक्स रुपए पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है? ध्यान से समझना। यहां पर जो एसपी है वो कितना है, 33/1/3% है। कितना है भाई, 33/1/3। यदि इस कीमत के 33/1/3 पर बेचा जाता है, 33/1/3 यानी कि 1/3 है। पहले 3 रुपए में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 1 रुपए में, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बेचा जाए तो इसे 20% की हानि होती है, ठीक है भाई। अगर उसे 20% की हानि हो रही है तो ये एक यहाँ पर जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी है, 80 है, और आपको 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 बार कटेगा 20 से, ये 4 बार, और 5/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से आप 1.25 रुपए में वस्तु को खरीद रहे हो और 3 रुपए में आप लोग इस वस्तु को बेच रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 1.25 रुपए में वस्तु को खरीद रहे हो और 1.25 रुपए में यहाँ पर आपका ये कॉस्ट प्राइस है। 1.25 रुपए में आप लोग वस्तु को खरीद रहे हो और बेच कितने में रहे हो, 3 रुपए में। तो प्रॉफिट कितना होगा, आप कहेंगे 1.75 रुपए का। कितने पर होगा, आप कहेंगे 1.25 पर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर 100 से। ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 25 से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 25 से ये कट जाएगा 5 बार, और 25 से कट जाएगा ये 7 बार। 25 से 5 से ये कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ से जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 140%। कितना आ जाएगा भाई, 140%। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 140%। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। चलिए, आया किसी का आंसर? देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिटवीन टू रेलवे स्टेशन द फेयर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास आर इन द रेशियो 8, 6 और 3 है। 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, और यहाँ पर है थर्ड क्लास। इनका जो रेशियो दे रखा है आपको 8:6:3 दे रखा है। 8:6 अनुपात कितना दे रखा है, 3। ये किसका है, किराया है, ठीक है। यानी कि
फेयर है। चलो यहाँ से जो फेयर आपको दे रखा है वो 8:6:3, यानी कि कह सकते हैं अगर फर्स्ट क्लास में किराया है वो 8 रुपये, सेकेंड में 6 और थर्ड क्लास में है 3 रुपये, ठीक है। बट लेटर ऑन द फेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेज आर डिक्रीज बाई 1/6 एंड 1/12 रेस्पेक्टिवली। अब क्या किया जाता है किराए में क्रमशः 1/6 भाग और 1/12 भाग की कमी कर दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कमी कर दी गई है और एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के जो यात्रियों की संख्या है वो ये है। यदि एक स्टेशन पर कुल टिकट इतने बिके हो तो ज्ञात कीजिए कि तीसरी श्रेणी में कितना किराया प्राप्त किया गया। समझिएगा, फर्स्ट श्रेणी किराए में 1/6 की क्या की गई, कमी की गई। अगर 1/6 की कमी की गई है तो सभी लोग मिलकर एक बात बताना, यानी कि पहले जो किराया था वो कितना था, 6 था, और अब जो किराया है वो कितना हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है। चलो सेकंड में है वो 1/12 भाग की कमी, यानी कि 1/12 भाग की, इसका मतलब यह है पहले जो किराया था वो 12 था और अब 1 की कमी हो गई, यानी कि किराया हो गया है 11, ठीक है। और यहाँ से थर्ड के लिए कुछ नहीं कहा है, ठीक है। अब देखो, या तो आप इसको फ्रैक्शन में रखो या आप क्या कर सकते हैं, 6, 12 और 3, 6, 12 और 3, इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी इसको 12 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से जो नया फेयर है, नया किराया है, वो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से जो नया किराया आएगा यहाँ से जो नया किराया आएगा वो देखो, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 और 8 पंजे 40 और 2 80 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि नया किराया कितना आ जाएगा, 66, और यहाँ से 12 ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये क्या है, अभी किराया ही है, ध्यान रखना। ये क्या है, यहाँ पर ये जो नई वैल्यू आई है, यानी कि कमी होने के बाद इतना किराया हो जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये आ जाएगा 40, 2 से काटूंगा तो 33 और 2 से काटूंगा तो ये आएगा 18, ठीक है भाई। किसी को कुछ भी डाउट है क्या, आप लोग पूछ लेना, ठीक है। यार एक तो आप लोग है ना आंसर नहीं करते, तो इस वजह से थोड़ा ओड लगता है काफ़ी ज़्यादा। अब इनका जो रेशियो है, यानी कि पैसेंजर जो है वो कितने हैं, तो यहाँ पर जो पैसेंजर की वैल्यू आपको दे रखी है वो यहाँ से दे रखी है 4:9:24। तो यहाँ से 4:9 और अनुपात कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ, टोटल जो पैसे प्राप्त हुए, टोटल किराया प्राप्त हुआ, वो यानी कि 40 किराया था और 4 पैसेंजर थे। तो इन्होंने कितने रुपए पे किए होंगे, 160 रुपये। यहाँ पर 33 क्या है, किराया है और 9 लोग हैं, ठीक है। तो 9 × 27 और 9 × 27 और 2 29, ठीक है। और यहाँ से 18 तो क्या है, किराया है और 24 लोग हैं। तो यहाँ से 18 चौके कितने होंगे, 72, केरी 7, 18 दूने 36 और 7 कितने होंगे, 43, कितना हो जाएगा, 43, ठीक है। चलो अब आपसे क्या पूछा गया है, यदि एक स्टेशन पर कुल किराया ये है, कुल किराया, मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3,59,600 रुपये है, इसको क्या आप लोग 160, 297 और 432 में नहीं बांट सकते। आप कहेंगे बिल्कुल बांट सकते हैं। तो यहाँ पर है 359600 और इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल के नीचे टोटल तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, यानी कि ये हो जाएगा 889 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे,
तीसरी श्रेणी से कितना किराया प्राप्त होगा। तो तीसरी श्रेणी से कितना प्राप्त होगा भाई, ठीक है, तीसरी श्रेणी से किराया कितना प्राप्त किया गया। तो तीसरी श्रेणी के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 432 से, ठीक है। अगर ये फर्स्ट के लिए पूछे तो 160 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड श्रेणी के लिए पूछे तो 297 से, और तीसरी के लिए आप लोग 432 से मल्टीप्लाई करोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो यानी कि डेटा इज नॉट सफिशिएंट या फिर आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज बाय 2% द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाय 108। यदि दर 2% बढ़ जाती है तो एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 108 रुपये अधिक होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, 100 इंटू SI का डिफरेंस, SI का क्या हो जाएगा डिफरेंस, अपॉन में या तो रेट का डिफरेंस देगा या फिर आपको टाइम का डिफरेंस देगा, ठीक है। यहां पर 100 इंटू SI कितना, SI का डिफरेंस 108 है, ठीक है, यहां पर आप लोग लिख देंगे 108 है, अपॉन में रेट कितनी बढ़ रही है, 2% बढ़ रही है, और टाइम का हमें पता है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ द टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 2 years, यदि समय को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो उसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 180 रुपये। प्रिंसिपल यानी कि फिर से अगर साधारण ब्याज कितना बढ़ा दिया जाता है, 180 रुपये, टाइम कितना बढ़ा रहा है 2, और रेट कितनी आ जाएगी। अब एक बात ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, और अलजेब्रा में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है भाई। चलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब कभी भी 2 इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो, ध्यान से समझना, 2 इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो ये, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं कंप्लीट को, इसको भी हम लोग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है भाई, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल है यहाँ पर, एक तो वेरिएबल ये रहा, ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं समझा देता हूँ, एक वेरिएबल P है, एक वेरिएबल T है, और एक वेरिएबल क्या है, R है। अगर 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो तो क्वेश्चन सोल्व आप लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसका मतलब जो आंसर है वो आप लोग क्या टिक कर दोगे, डेटा इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, डेटा इज नॉट सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का एकदम आसान क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर आपको रूट में 12 दे रखा है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर कितनी है, आप कहेंगे रूट में है तो 1/2 हो जाएगी पावर, ठीक है। चलो, यहाँ पर पावर है वो कितनी है, 3 है, यानी कि रूट में जो वैल्यू है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 16 की पावर 1/3 है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 4 है, यानी कि क्यूब जो रूट में पावर 4 है तो आप क्या कर सकते हो, 24 की पावर 1/4। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2, 3 और 4, इनका आप लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3 और 4 का आप लोग एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा भाई, 12 एलसीएम आ जाएगा। अगर यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से 2 जो 12 है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगी 12 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पर 16 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 24 की पावर है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी, 3
हो जाएगी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो यहाँ से आपको अब यहाँ से आगे सोल्व करना है। देखिएगा, आप लोगों को जरूर सोल्व करना है और आंसर आपको देना है, ठीक है? कौन सा करेक्ट होगा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आप लोग ध्यान रखना, टेन स्क्वायर थीटा आप लोग ध्यान रखना, क्या याद रखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। यहाँ पर सेक थीटा इक्वल में 4x है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे x अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है? सेक थीटा बराबर में अगर आपको 4x है तो x बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? आप कहेंगे सेक थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है? आपको नेक्स्ट दे रखा है टेन थीटा इक्वल में 4 अपॉन एक्स है, तो टेन थीटा इक्वल में आपके पास है 4 अपॉन में एक्स है, ओके? टेन थीटा अगर आपके पास में 4 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो टेन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा गया है? 8 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके पास में ये है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर आपके पास में ये है तो आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे निकाल सकते हैं, कैसे? यहां पर हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां पर 16 हो जाएगा, माइनस के यहां पर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा और अपॉन में यहां पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। तो यहां पर बचेगा 8, अंदर एलसीएम कितना बचेगा? आप कहेंगे 16 बचेगा। और अभी मैंने आपको सिखाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ से आ जाएगा 1, तो 8 इंटू 16, मेरे को एक बात बताओ, 8 इंटू 1/16, तो आपका जो आंसर है वो कितना है? क्या 1/2 आया है क्या? कितना आ जाएगा? 1/2 और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, इसकी एज इट इज पीडीएफ है, ठीक है? ऐसे के ऐसे भी सॉल्यूशन ये आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है ना? तो अगर कोई भी बच्चा बिगिनर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी 10 डेज में किसी काम को करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस के बी, और ये कर रहे हैं किसी काम को 10 दिन में। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, चलिए बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में, ठीक है? वाइल सी एंड ए टुगेदर कैन डू इट इन 20 डेज, ठीक है? और सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में, सी और ए उसे मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। अब सबसे पहले अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो हमारा जो काम होता है वो होता है एलसीएम का, 10, 15 और 20। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? अगर 60 एलसीएम आ गया तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 60 में जब आप लोग 10 का भाग दोगे तो आएगा 6,
60 में जब आप लोग 15 का भाग दोगे तो आएगा 4, और 60 में जब आप लोग 20 का भाग देंगे तो आएगा 3। यहाँ पर जो टोटल इफिशियंसी आई है 6, 4, 10 और 3, 13। ये जो टोटल इफिशियंसी आई है, ये मेरे को एक बात बताना, ठीक है? क्या बात बताएंगे? यहाँ पर आप देखेंगे कि ए 2 बार आया है, एक ए और एक ए, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 2 बार ही यहाँ पर बी आ रहा है, 2 बार ही यहाँ पर क्या आया है? बी आया, ठीक है? और नेक्स्ट अगर मैं एक और आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो सी है वो भी कितनी बार आया है? 2 बार आया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। अगर 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 13 में हम लोग 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5। 6.5 कहाँ से आया? अगर 2 की वैल्यू 13 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.5 आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ से आपको क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तथा इसके बाद ए और बी काम छोड़कर चला जाता है, तो सी का। तो सबसे पहले तो हमें सभी की इफिशियंसी निकालनी। देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6.5 है, ठीक है? और यहाँ से अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 6 है। अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो सी की इफिशियंसी है वो क्या? 1/2 आएगी क्या? क्यों आएगी? क्योंकि जो टोटल इफिशियंसी है, ठीक है, टोटल इफिशियंसी है वो कितनी है? 6.5 है। तो आप लोग यहाँ से ये 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 0.5 आ जाएगी। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई है? 0.5 आ गई है, ठीक है? आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बी प्लस सी की बात करना चाहूँ तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? तो बी प्लस सी की इफिशियंसी है 4। अगर बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ पर 4 है तो ए की यहाँ पर जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 2.5 आ जाएगी, ठीक है? चलो, ए की आ गई, सी की आ गई, तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 6.5 है। 2.5 ए की है, 0.5 सी की है, तो जो बी की इफिशियंसी है वो कितनी बची? तो आप कहेंगे 3.5 बची है। कितनी बची है? 3.5 बची है, ठीक है? चलो, अब आपसे कहा गया है कि ये सभी 8 दिन तक कार्य करते हैं, तो इनका 8 दिन का जो वर्क है वो कितना आ जाएगा? एक दिन में 6.5, तो 6.5 को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 48 और 4 52, यानी कि 52 यूनिट काम है ये टोटल हो चुका है। अब जो बचा है वो काम बचा है 8 यूनिट। अगर 8 यूनिट काम बचा है और ए प्लस सी ऑलरेडी, ए प्लस बी ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो बचा कौन? सी। तो सी की यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है? तो यहाँ से सी का काम कितना आ जाएगा? 8 में किसका भाग दे देंगे? यहाँ पर 0.5 का। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, और 5 से 80 कितनी बार कटेगा? यहाँ पर 16 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16 डेज। ऑप्शन नंबर सी।